नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम समय में लगभग 3500 साल पीछे जाने वाले हैं, एक ऐसे दौर में जिसकी नींव पर आज भी हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं और हमारे जीवन के कई पहलू टिके हुए हैं। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। जी हाँ, वैदिक काल। और देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई सूखा सा चैप्टर नहीं है, ये एक कहानी है। बिल्कुल। एक कहानी कि कैसे कुछ खानाबदोश चरवाहों ने दुनिया की सबसे गहरी और समृद्ध संस्कृतियों में से एक की नींव रखी। ये रित और सत्य की खोज की एक महान यात्रा है। और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, इसका समय कैसे पता चला, ये अपने आप में एक जासूसी कहानी जैसा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम 1500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, उस समय की कोई लिखी हुई तारीखें तो है नहीं। तो ये समय तय किया एक जर्मन विद्वान ने, मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर, उन्होंने कैसे किया ये? भाषा के आधार पर उन्होंने देखा कि वेदों की संस्कृत और यूरोप की कई पुरानी भाषाएं जैसे लैटिन या ग्रीक, इनमें गजब की समानता है। एक मिनट, मतलब भाषाओं में समानता से उम्र का कैसे पता चलता है? ये तो बहुत दिलचस्प है। बहुत। सोचिए, संस्कृत में हम पितृ कहते हैं, लैटिन में पेटर और अंग्रेजी में फादर हो गया। हाँ, ये तो है। और संस्कृत में मातृ, लैटिन में माटर और अंग्रेजी में मदर। इन समानताओं के आधार पर उन्होंने भाषाओं का एक फैमिली ट्री बनाया और अंदाजा लगाया कि इन सब की जड़ यानी मूल भाषा किस समय रही होगी। और उसी गणित से उन्होंने वेदों का रचना काल का अनुमान लगाया। वाह, मतलब भाषा एक टाइम मशीन की तरह है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इतिहास को जानने के लिए हमेशा खुदाई की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी जवाब शब्दों में ही छिपे होते हैं। कमाल है। तो चलिए इसी टाइम मशीन में बैठकर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो अब ये तो पता चल गया कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय की बातें हमें पता कैसे चली? हमारे पास स्रोत क्या है? इसके लिए हमारे पास दो तरह के लेंस हैं, दो मुख्य स्रोत। एक था श्रुति। श्रुति मतलब सुना हुआ। हाँ, वो ज्ञान जो किसी इंसान ने नहीं लिखा बल्कि ऋषियों ने सीधे ईश्वर से सुना था। वेद इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें अपौरुषेय भी कहते हैं, मतलब जो मानव निर्मित ना हो। और दूसरा स्रोत? दूसरा था स्मृति, यानी वो ज्ञान जो महान ऋषियों ने अपनी याद और अनुभव से लिखा, जैसे धर्मशास्त्र। तो एक तरफ है वो ज्ञान जो बदला नहीं जा सकता और दूसरी तरफ वो जो समय के साथ लिखा गया। ठीक है, ये तो हुई साहित्यिक साक्ष्य की बात, लेकिन क्या जमीन के नीचे से भी कोई सबूत मिलते हैं? हाँ, और यहीं पर कहानी और मजेदार हो जाती है। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें खास चीज मिली। क्या? एक खास तरह के ग्रे रंग के मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। इन्हें चित्रित धूसर मृत भांड या पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। अच्छा, तो इन बर्तनों की क्या खासियत थी? ये उस जमाने के लोगों के सिग्नेचर आइटम की तरह थे। ये बर्तन जहाँ भी मिलते हैं हम समझ जाते हैं कि हाँ, उत्तर वैदिक काल के लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ये हमें उनके विस्तार का एक ठोस सबूत, एक नक्शा देते हैं। तो एक तरफ वेदों का महान ज्ञान और दूसरी तरफ ये रोजमर्रा के मिट्टी के बर्तन, दोनों को जोड़कर ही हम उस दौर की पूरी तस्वीर बना पाते हैं। बिल्कुल सही। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। तो ये लोग, ये आर्य आखिर रहते कहाँ थे? इस नक्शे को देखें तो कहानी शब्द सिंधु से शुरू हो रही है। हाँ, कहानी शुरू होती है शब्द सिंधु से, यानी 7 नदियों की धरती से। ये आज का पंजाब और अफगानिस्तान का इलाका है। और ऋग्वेद में भी नदियों का जिक्र है ना? बार बार आता है। वितस्ता, जिसे आज हम झेलम कहते हैं, अस्कनी यानी चेनाब, परुष्णी यानी रावी, विपाश यानी ब्यास और शुतुद्री यानी सतलज। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी दुनिया इन्हीं नदियों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन फिर वहां रुके नहीं। नक्शे में साफ दिख रहा है कि वो पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, गंगा यमुना के मैदानों की ओर। ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ जमीन का विस्तार नहीं था, ये जीवन शैली का एक पूरा रूपांतरण था। सप्त सिंधु का इलाका पशु चराने के लिए अच्छा था, लेकिन गंगा के मैदानों की जमीन वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। मतलब पशुपालन से कृषि की ओर एक बड़ा कदम। बिल्कुल, ये एक तरह से किसी काउबॉय का किसान बनने जैसा था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो क्या? गंगा के मैदान घने अभेद्य जंगलों से ढके थे और उन्हें काटना उस समय के तांबे और कांसे के औजारों से लगभग नामुमकिन था। तो फिर उन्होंने उन जंगलों को कैसे साफ किया? यहीं पर कहानी में कोई बड़ा मोड़ आया होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ एक कुल्हाड़ी की तस्वीर है और लिखा है लोहे की क्रांति। हाँ, यहाँ पे एंट्री होती है एक गेम चेंजर की,
एक ऐसी तकनीक जिसने सब कुछ बदल दिया, लोहा। लोहा। उत्तर वैदिक काल में उन्हें लोहे का ज्ञान हुआ, जिसे वो कृष्ण अयस या श्याम अयस कहते थे। ऋग्वेद में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये बाद की खोज है। और इस लोहे से क्या बदला? सब कुछ। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से जंगल साफ करना आसान हो गया और लोहे के हल से जमीन की गहरी जुताई संभव हुई, जिससे खेती में क्रांति आ गई हो। बिल्कुल। और इस एक तकनीकी बदलाव ने सिर्फ खेती नहीं बदली, बल्कि समाज और राजनीति का पूरा ढांचा बदल दिया। पहले कबीरों को जन कहते थे। जन? हाँ, और राजा जनस्य गोप होता था, यानी कबीले का रखवाला। उसका अधिकार लोगों पर होता था, जमीन पर नहीं। लेकिन लोहे से जब जमीन साफ हुई और खेती मुख्य हो गई, तो जमीन की अहमियत बढ़ गई। अब जन की जगह जनपद बन गए। जनपद? हाँ, मतलब जहाँ जन ने अपना पैर रखा, तो राजा अब लोगों के सरदार से जमीन का मालिक बन गया। ये तो सत्ता का बहुत बड़ा बदलाव है। यही इस दौर का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। यहीं से क्षेत्रीय राज्यों और साम्राज्यों की नींव पड़ी। और ये सब शुरू हुआ लोहे के एक छोटे से टुकड़े से। कमाल है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो जब लोहे ने उन्हें जमीन का राजा बना दिया, तो इसका उनकी दौलत पर क्या असर पड़ा? यहाँ तराजू के एक पल्ले में गाय है और दूसरे में अनाज। ये तस्वीर इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। ऋग्वैदिक काल की पूरी अर्थव्यवस्था गाय पर आधारित थी। अमीर वो था जिसके पास ज्यादा गायें थीं। मैंने सुना है कि युद्ध भी गायों के लिए होते थे। हाँ, उन युद्धों को गविष्ठी कहा जाता था, जिसका मतलब ही है गायों की खोज। गाय को अघन्या कहते थे, यानी जिसे मारा ना जा सके। वो करेंसी भी थी और स्टेटस सिंबल भी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में जब खेती मुख्य हो गई, तो अर्थव्यवस्था का केंद्र गाय से हटकर अनाज बन गया। अब दौलत का पैमाना जमीन और उसकी उपज हो गई। और जैसे ही लोगों के पास पेट भरने से ज्यादा अनाज, मतलब सरप्लस होने लगा, इतिहास का सुनहरा नियम काम करने लगा। सुनहरा नियम? वो क्या है? जब तक सरप्लस नहीं, तब तक सभ्यता का विकास नहीं। जैसे ही सरप्लस आया, पहली बार समाज में कुछ लोगों को खेती से आजादी मिली। कोई कारीगर बन गया, कोई लोहार, कोई व्यापारी। अच्छा। यहीं से बाकी व्यवसायों की शुरुआत हुई। हाँ। यहीं से व्यापार और धीरे धीरे शहरों की नींव पड़ी। टैक्स सिस्टम भी बदल गया। पहले लोग राजा को अपनी मर्जी से बलि नाम का तोहफा देते थे। अब वो भाग और शुल्क नाम का अनिवार्य टैक्स बन गया। और लेन देन कैसे होता था? क्या सिक्के आ गए थे? सिक्के तो नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क नाम का एक सोने का हार होता था, शायद एक आभूषण। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यही निष्क चीजों की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल होने लगा। मतलब एक आभूषण से मुद्रा बनने का सफर। बिल्कुल, एक औपचारिक अर्थव्यवस्था के जन्म का पहला संकेत। वाह। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो अर्थव्यवस्था बदल गई, राजनीति बदल गई, इसका समाज पर क्या असर पड़ा? और यहाँ कुछ महिलाओं के नाम लिखे हैं। गार्गी, मैत्रेयी। शुरुआती वैदिक समाज में महिलाओं का स्थान काफी सम्मानजनक था। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी कई पढ़ी लिखी महिलाओं के नाम मिलते हैं, जो ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करती थीं। मतलब उन्हें शिक्षा का अधिकार था? शिक्षा का भी और यज्ञों में भाग लेने का भी। हाँ। परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की अपनी एक अहमियत थी, एक सम्मान था। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसकी शुरुआत भी तो इसी दौर में हुई। हाँ, इसका पहला जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। क्या? शुरुआत में ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। कर्म पर? मतलब अगर आप में ज्ञान और सीखने की क्षमता है तो आप ब्राह्मण बन सकते थे। अगर आप में शौर्य है तो क्षत्रिय। ये एक लचीली व्यवस्था थी जिसमें सामाजिक गतिशीलता संभव थी। तो कोई अपना वर्ण बदल सकता था? क्या इसका कोई उदाहरण है? सबसे बड़ा उदाहरण है ऋषि विश्वामित्र। वो जन्म से एक क्षत्रिय राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी कठोर तपस्या और कर्म से ब्रह्मर्षि का पद हासिल किया, जो ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा माना जाता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि शुरुआती दौर में सामाजिक पहचान आपके कर्म से तय होती थी, आपके जन्म से नहीं। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के अंत तक ये व्यवस्था कठोर होती गई और जन्म पर आधारित हो गई। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। समाज की तरह क्या लोगों की पूजा पद्धति और धार्मिक मान्यताओं में भी कोई बदलाव आया? बिल्कुल।
शुरुआती आर्य प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। इंद्र उनके सबसे बड़े देवता थे, बारिश और युद्ध के देवता। और अग्नि? दूसरे बड़े देवता थे अग्नि यानी आग। उन्हें देवताओं और इंसानों के बीच का दूत माना जाता था। यज्ञ में डाली गई हर चीज अग्नि के जरिए ही देवताओं तक पहुंचती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते देवताओं का स्वरूप भी बदलने लगा। अब इंद्र और अग्नि की जगह प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता और विष्णु यानी पालनकर्ता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और कर्मकांड? हाँ, यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले होते चले गए। बड़े बड़े यज्ञ महीनों तक चलते थी, जिनमें हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। ये सब करना आम आदमी के बस से बाहर था। तो क्या लोगों ने इसका विरोध किया या कोई नया रास्ता खोजा? यहीं से भारत में एक महान बौद्धिक क्रांति की शुरुआत हुई। इन महंगे और जटिल कर्मकांडों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई और जन्म हुआ उपनिषदों का। उपनिषदों ने बाहरी यज्ञों और आडंबरों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, असली खोज बाहर नहीं, अपने अंदर करो। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है? उपनिषदों ने कर्मकांड से हटाकर सारा जोर ज्ञान पर लगा दिया। और हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, वो भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये दिखाता है कि वो ज्ञान आज भी हमारी पहचान का कितना बड़ा हिस्सा है। वाकई। अब चलते हैं अगले पेज पर। ये सारा ज्ञान जिस साहित्य में हमें मिलता है वो भी अपने आप में एक अजूबा है। हम बार बार वेदों का जिक्र कर रहे हैं, जरा इनके बारे में बताइए। वेद ज्ञान का एक विशाल सागर है। मुख्य रूप से 4 वेद हैं। पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद। ये देवताओं की प्रशंसा में गाए गए 1028 सूक्तों यानी भजनों का संग्रह है। हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी के तीसरे मंडल में है। और दूसरा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसमें ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन उन्हें गाने के लिए सुर ताल में बांध दिया गया है। अच्छा, और यजुर्वेद? तीसरा है यजुर्वेद, जो यज्ञ करने की विधियों का एक तरह से गाइड बुक है। इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। और चौथा अथर्ववेद, वो इन सबसे थोड़ा अलग है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, अथर्ववेद हमें उस समय के आम आदमी की दुनिया में ले जाता है। इसमें सिर्फ ऊंचा दर्शन नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं। बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां, तंत्र मंत्र और आम इंसान के डर और विश्वास। ये हमें उस समाज की एक ज्यादा जमीनी तस्वीर देता है। कमाल है। अब चलते हैं अगले पेज पर। इन वेदों की भाषा और इन्हें समझना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। इसीलिए इन्हें समझने में मदद के लिए 6 और ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हें वेदांग यानी वेद के अंग कहते हैं। वेद के अंग, ये एक रूपक है। हाँ, इन्हें एक शरीर के अंगों के रूप में कल्पना की गई है। जैसे शिक्षा को वेद पुरुष की नाक कहा गया है, जो सही उच्चारण सिखाती है। और व्याकरण मुख है, जो शब्दों का सही अर्थ बताता है। कल्प हाथ है, जो रस्में सिखाते हैं। निरुक्त कान है, जो शब्दों की उत्पत्ति बताते हैं। और छंद और ज्योतिष। छंद को पैर कहा गया है, जो वेदों का सही पाठ सुनिश्चित करते हैं। और ज्योतिष को वेद पुरुष की आंखें माना गया है, जो यज्ञ के लिए सही समय बताती हैं। तो ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं थे, ये उस समय के विज्ञान थे। बिल्कुल। फोनेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, ये सब वेदों को पूरी शुद्धता के साथ बचाने के लिए ही विकसित हुए थे। अब चलते हैं अगले पेज पर। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सारा का सारा ज्ञान हजारों सालों तक बिना लिखे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। ये कैसे संभव हुआ? ये मानव इतिहास की सबसे अविश्वसनीय उपलब्धियों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सटीक मौखिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन माना जाता है। सिर्फ रटकर नहीं, सिर्फ रटना नहीं, इसके लिए जटा पाठ और घन पाठ जैसी जटिल तकनीकें थीं, जिनमें मंत्रों को सीधा, उल्टा, आगे पीछे जोड़कर बोला जाता था। ऐसा क्यों? इतनी मेहनत क्यों की जाती थी? ताकि एक अक्षर की भी गलती ना हो। उनका मानना था कि मंत्रों की शक्ति सिर्फ उनके अर्थ में नहीं, बल्कि उनकी उच्चारण से पैदा होने वाले कंपन में है। एक भी गलती से उसका असर खत्म हो सकता था। और आश्रम व्यवस्था ने भी इसमें मदद की होगी। बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जहां शिष्य गुरु के साथ रहकर सालों तक सिर्फ सुनकर और अभ्यास करके इस ज्ञान को आत्मसात करता था।
ये मानव स्मृति और अनुशासन का शिखर है। सच में अविश्वसनीय है। अब चलते अगले पेज पर। तो हमने देखा कि कैसे समाज बदला, अर्थव्यवस्था बदली, धर्म बदला। तो क्या 600 ईसा पूर्व तक आते आते वैदिक सभ्यता खत्म हो गई या उसका पतन हो गया? खत्म नहीं हुई, बल्कि रूपांतरित हो गई। उसने एक नया रूप ले लिया। ये पतन नहीं, एक बड़ा रूपांतरण था। कैसे? लोहे से जो खेती में सरप्लस आया था, उससे व्यापार बढ़ा और छोटे छोटे कबीले यानी जन अब बड़े और शक्तिशाली राज्यों में बदल गए, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से झोपड़ी से महल तक का सफर था। बिल्कुल। और जो धार्मिक उथल पुथल थी, कर्म कांडों के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसी सामाजिक धार्मिक मंथन ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए विचारों के लिए जमीन तैयार की। तो वैदिक काल का अंत एक नई युग की शुरुआत था। हाँ, एक नए ज्यादा जटिल और शहरी युग की, यानी महाजनपद काल की शुरुआत। और ये भी याद रखना जरूरी है कि वैदिक ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद जैसे उपवेद दिखाते हैं कि उनका ज्ञान जीवन के हर पहलू को छूता था। सही बात है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो अगर हमें इस पूरी 3500 साल पुरानी कहानी के कुछ सबसे जरूरी सबक, मतलब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हो, तो वो क्या होंगे? सबसे पहली बात तो नदियों के प्राचीन नाम, जैसे परुष्णी यानी रावी, वितस्ता यानी झेलम, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। और दूसरा, अघन्य शब्द, ये किसके लिए इस्तेमाल होता था? गाय के लिए। ये उनकी अर्थव्यवस्था के केंद्र को दिखाता है। तीसरा, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये तो सभी को याद होना चाहिए। बिल्कुल। और चौथा, गायत्री मंत्र, ये किस वेद में है? ऋग्वेद के 3 मंडल में। और हाँ, वेदांग कितने हैं? कुल 6 हैं। ये कुछ ऐसे मोती हैं जो उस गहरे सागर से निकलकर आज भी चमक रहे हैं। तो अब चलते हैं आखिरी पेज पर। यहाँ एक कंपास की तस्वीर है जो दिशा दिखा रहा है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या दिशा मिलती है? ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है। ये हमें सिखाता है कि समाज कितना भी बदल जाए, तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन सत्य और ज्ञान की खोज हमेशा इंसान की सबसे बड़ी यात्रा रहती है। अपनी जड़ों को पहचानना जरूरी है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने सभी को अपनी जड़ों को समझने की एक नई दिशा दी होगी। और अंत में बस एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी जरूर। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि वैदिक काल का रित यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था और सत्य पर जो जोर था, वो आज की इस उलझी हुई सूचनाओं से भरी दुनिया में अपना रास्ता खोजने के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत खूब। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस बातचीत को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और भी गहरी और रोचक कहानियां लाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।